हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट लेक्चर में फ्रेंड्स हम लोग फर्स्ट पार्ट जो है कॉर्पोरेट रिस्क मैनेजमेंट का उसका हम लोग कंप्लीट कर लिए थे। अबाउट रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क पूलिंग, मैपिंग, डाइवर्सिफिकेशन जो भी था, टाइप्स ऑफ रिस्क था, वो 2 पार्ट में हम लोग कवर अप कर चुके। आज हम लोग पढ़ेंगे फ्रेंड्स एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट। ये जो सेकेंड पार्ट है बुक का, ये एकदम से पूरा थ्योरी है, तो आपको एकदम से थ्योरेटिकली जाना पड़ेगा। थोड़ा सा बोरिंग हो सकता है, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आप लोग को क्लास बोर ना लगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स देखिए, एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट क्या है। ठीक है, पहले तुमको पता होना चाहिए एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट क्या है। 2 क्लास करने के बाद आपको इतना तो पता चल गया होगा कि रिस्क मैनेजमेंट क्या है। अभी एंटरप्राइज में अगर हम अपने रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी अप्लाई करते हैं, दैट विल बी नोन एज एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट। लेकिन एग्जाम में तो हम ऐसे नहीं लिख सकते ना। तो क्या होता है, देखो, रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस एंटरप्राइज में जब हम आते हैं, रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस को अप्लाई करते हैं, तो क्या डिनोट करता है, ये बोलता है कि हम लोग एक स्ट्रैटेजी फॉर्म करेंगे। देखो, रिस्क आने से क्या होता है, रिस्क आने से हम लोग अपने ऑब्जेक्टिव से डेविएट हो जाते हैं। हम लोग का ऑब्जेक्टिव है हाई प्रॉफिट अर्न करना, मार्केट में सरवाइव करना, एग्जिस्ट करना, है ना, कम्पिटिटिव बनना। लेकिन अगर बहुत सारे ऐसे रिस्क आ जाएंगे जिसका हमारे पास पहले से प्लानिंग नहीं होगा, ओके, अचानक से कोई डिजास्टर आ गया, जैसे ऐसे पेंडेमिक आ जाएगा, है ना, तो क्या होगा, हम लोग उसको साथों साथ मीट नहीं कर पाएंगे, तो हम लोग डेविएट हो जाएंगे, ऑब्जेक्टिव फुलफिल नहीं होगा, हम लोग इंसॉल्वेंट हो सकते हैं, बैंकक्रप्ट हो सकते हैं, कम्पीट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये सारी प्रॉब्लम्स को अवॉइड करने के लिए एंटरप्राइजेस में क्या की जाती है। अभी एम्प्लॉय तो ये सब करेगा नहीं, कौन करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मैनेजर, जो लोग हाई लेवल में है, जो लोग का कैपेसिटी है ये सब चीज़ सोचने का, वो लोग क्या करेंगे, एक स्ट्रैटेजी फॉर्म करेंगे। वो लोग अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढेंगे, इवेंट आइडेंटिफाई करेंगे कि ऐसे कौन से इवेंट्स है, ऐसे कौन से एक्टिविटीज़ है, कौन सा इन्वेस्टमेंट है जिससे हम लोग को प्रॉफिट हो सकता है। ऑब्वियसली उसमें रिस्क भी होगा, और अगर वो रिस्क है तो हम लोग का रिस्क एपेटाइट क्या है। देखो, हर एक इंसान का भी रिस्क एपेटाइट होता है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन का होता है कि अप टू व्हाट एक्सटेंट हम लोग रिस्क को बेयर कर सकते हैं, उसको बोलते हैं रिस्क एपेटाइट, है ना। एपेटाइट मतलब क्या, पेट फुल हो जाना, लाइक इससे ज़्यादा हम लोग बेयर नहीं कर सकते हैं। तो एक ऑर्गेनाइजेशन का रिस्क एपेटाइट क्या है, हम लोग कितना एक्सटेंट तक बेयर कर सकते हैं, रिस्क इवेंट को आइडेंटिफाई करेगा, सो दैट क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है, मैनेजमेंट जो है, उसको एक एश्योरेंस मिलेगा कि हाँ, हम लोग अपने ऑब्जेक्टिव से डेविएट नहीं होंगे, हम लोग अपना ऑब्जेक्टिव जो है वो अचीव करके रहेंगे, अगर रिस्क आ भी जाए तब भी करेंगे। और क्या करेंगे वो लोग, फिर एक स्ट्रैटेजी फॉर्म करेंगे। इवेंट को आइडेंटिफाई कर लिया, अब उस इवेंट को, एक्टिविटीज़ को फुलफिल करने के लिए वो एक स्ट्रैटेजी फॉर्म करेंगे कि अगर फ्यूचर में कोई रिस्क आता है, एसोसिएटेड रिस्क सब आइडेंटिफाई करेंगे, और उसको हम लोग कैसे मिटिगेट करेंगे, कैसे मीट करेंगे, उसके लिए वो लोग एक स्ट्रैटेजी फॉर्म करेंगे। और जो स्ट्रैटेजी फॉर्म करेंगे, दैट इज़ टू बी एडॉप्टेड एट ऑल द लेवल ऑफ द एंटरप्राइजेस। सब कोई उसको अप्लाई करेंगे, उसको एक्सेप्ट करेंगे, ओके, फॉलो करेंगे। दैट इज़ नोन एज एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट। इन शॉर्ट यही है, बुक में उसको डेफिनेशन के वे में दी गई है, आप लोग रीड करोगे समझ में आ जाएगा, मैं ओवरऑल रीड करवा दे रही हूँ। फाइन, देखिए क्या लिखा है बुक में। एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट इज डिफाइंड एज ए प्रोसेस effected by an entity's board of director, management and other personnel applied in strategy setting and across the enterprises सारे levels पे designed to identify potential events। ठीक है, potential event identify करोगे that may affect the entity and manage risk to be within its risk appetite। एपिटाइट मतलब हम लोग कितना रिस्क को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, उससे ज़्यादा हम लोग नहीं कर सकते हैं। टू प्रोवाइड रीजनेबल एश्योरेंस रिगार्डिंग द अचीवमेंट ऑफ एंटिटीज ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो यहाँ पे कीवर्ड्स क्या क्या है फ्रेंड्स, एक तो आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और मैनेजमेंट वगैरह ये सब प्लानिंग करेंगे, है ना, क्या करेंगे, स्ट्रैटेजी सेट करेंगे, अक्रॉस द एंटरप्राइज करेंगे, फिर क्या करेंगे, पोटेंशियल इवेंट को आइडेंटिफाई करेंगे दैट में अफेक्ट द एंटिटी एंड मैनेज रिस्क टू बी within its risk appetite। ठीक है, समझ में आया। टू प्रोवाइड रीजनेबल एश्योरेंस रिगार्डिंग द अचीवमेंट ऑफ एंटिटीज ऑब्जेक्टिव, एंटिटीज का ऑब्जेक्टिव हम लोग का अचीव हो जाए, उसके रिगार्डिंग उसको क्या होगा, एश्योरेंस दिया जाएगा। ठीक है, तो ये उसका ऑब्जेक्टिव। अभी उसको वो क्या क्या है, उसको 3-4 पॉइंट में डिफाइन किया है, मतलब उसको एक्सप्लेन किया है। दैट इज ए प्रोसेस ऑनगोइंग एंड फॉलोइंग थ्रू आउट द एंटिटी।
सारे एंटिटी में, सारे लेवल्स में फॉलो होगा। इफेक्टेड बाय पीपल एट एवरी लेवल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, अप्लाइड इन स्ट्रेटेजी सेटिंग, अप्लाइड अक्रॉस द एंटरप्राइजेस एट एवरी लेवल एंड यूनिट, सारे लेवल एंड यूनिट में अप्लाई होगा। डिजाइन टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल इवेंट, एबल टू प्रोवाइड रीजनेबल एश्योरेंस, ठीक है, एंड गियर टू द अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव इन वन और मोर सेपरेट बट नॉट ओवरलैपिंग कैटेगरी, ठीक है। तो इसको क्या क्या है, थोड़ा अलग अलग तरीके से दिया है, 4-5 पॉइंट, वो डेफिनेशन को ही एक्सप्लेन किया है। क्लियर है ये चीज़। इसके बाद देखो नीड फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ERM, ठीक है। इसके नीचे आप थोड़ा सा आइए, यहाँ पे दिया है देखो, नीड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ERM। ERM को इम्प्लीमेंट करने का नीड क्या है, क्या ज़रूरत पड़ गया जो हमें ERM को इम्प्लीमेंट करना पड़ा। देखो अगर हम ERM नहीं रखेंगे, एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट नहीं करेंगे, तो क्या होगा, हम लोग का ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं होगा। फर्स्ट थिंग, अगर कोई अनसर्टेन रिस्क आ गया तो हम लोग अपने ऑब्जेक्टिव से डेविएट हो जाएंगे। ह्यूमन परफॉर्मेंस जो है, परफॉर्मेंस हम लोग का डाउन हो सकता है। और एक क्या होता है ना, एक ऑर्गेनाइजेशन में रिस्क मैनेजमेंट को लेके सबका व्यूज़ अलग अलग होता है, ठीक है, व्यूज़ वेरिएबिलिटी आता है। तो उसको अलाइन करने के लिए, सेम करने के लिए भी रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी की ज़रूरत है। सो दैट क्या होगा, यूनिवर्सल हो सकता है ना, कोई चीज़ अलाइन हो सकता है। देन कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कॉन्फिडेंस होना चाहिए, एश्योरेंस आना चाहिए कि हाँ हम लोग का ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाएगा। कॉर्पोरेट गवर्नेंस को इंक्रीज़ करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए ज़रूरत है। हमारा जो कॉर्पोरेट कल्चर है उसमें एक अलाइन स्ट्रैटेजी, मतलब इक्वल स्ट्रैटेजी जो यूनिवर्सल हो, उसको लाने के लिए ERM की ज़रूरत है। ओके, तो वही चीज़ 4-5 चीज़ बुक में दी गई है, आप लोग इसको थोड़ा सा रीड कर लेना। तो इट्स ऑल अबाउट एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट। इसके बाद क्या है देखो, इसके बाद फ्रेंड्स आपको तो छोटे छोटे टॉपिक मिलेंगे बुक पे। एक तो ERM प्रोसेस है और एक एसेंस ऑफ ERM है, ठीक है। ये जो ERM प्रोसेस है फ्रेंड्स, थोड़ा सा नीचे डाउन कीजिए, यहाँ पे एक आपका कोसोग्राफ है, ठीक है, कोसो फ्रेमवर्क है। ये जो है ना आपका, ये पूरा आपका ERM का प्रोसेस है। ओके, तो मैं आपको बहुत इलाबोरेटली बताऊंगी, बट बिफोर गोइंग टू दिस कोसो फ्रेमवर्क, मैंने आपको बताया था कि रिस्क मैनेजमेंट का जो वेज है, जो स्ट्रैटेजी है, क्या क्या था, रिस्क रिडक्शन, रिटेंशन, शेयरिंग एंड बेयरिंग। ये जो था अवॉइडेंस था, ये जो 4 चीज़ था, वो मैं आपको पहले थोड़ा सा क्लियरली बता दूं कि ये क्या होता है, क्योंकि आपको बाद में भी वो सब देखने को मिलेंगे। उसके बाद हम लोग कोसो फ्रेमवर्क में जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, रिस्क मैनेजमेंट का फ्रेंड्स जो स्ट्रैटेजी था, 4 स्ट्रैटेजी था, रिस्क रिटेंशन, अवॉइडेंस, रिडक्शन एंड शेयरिंग, ठीक है, ये 4 चीज़ था। दिस इज़ द वे टू मिटिगेट द रिस्क। हम लोग कैसे रिस्क को मिटिगेट करेंगे, उसका जो तरीका था, 4 तरीका था, ठीक है। तो मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। रिस्क रिटेंशन क्या होता है, देखो फर्स्ट वन इज रिस्क रिटेंशन। रिटेंशन क्या होता है फ्रेंड्स, रिस्क रिटेंशन इज ए वेरी गुड स्ट्रैटेजी फॉर द चांसेस ऑफ वेरी लार्ज लॉसेस इज टू स्मॉल। मतलब समझ रहे हो, आपको पता है कि कोई लॉस होगा, बहुत बड़ा लॉस है, लेकिन उसका चांसेस बहुत कम है, ठीक है। और अगर उसका इंश्योरेंस कॉस्ट, अगर आप उसको शेयर करने जाते हो, अगर आप उसके लिए कुछ रिडक्शन प्लानिंग लेने जाते हो, तो उसका जो कॉस्ट ऑफ बेयरिंग है वो बहुत ज़्यादा है एज़ कंपेरिजन टू अगर आप उसको खुद से बेयर करो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखो, अभी अगर आप लोग इंश्योरेंस करवाने जा रहे हो आपके प्रॉपर्टी एंड एसेट को अगेंस्ट न्यूक्लियर रिस्क, ठीक है, या फिर कोई वार के रिस्क अगेंस्ट आप इंश्योरेंस करवाने जा रहे हो, जिसका प्रीमियम क्या होता है, बहुत ज़्यादा प्रीमियम होता है, ठीक है। अब वार होता है क्या, 100 साल में एक बार भी नहीं होता है। जो कंपनीज को अभी बॉर्डर एरिया में होते हैं, ऐसे नॉर्मल तो वार नहीं हो रहे हैं ना, है ना। तो वो सारी चीज़ों को इंश्योर कराने के वजह उस रिस्क को हम लोग को एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। इसको बोलते हैं रिस्क रिटेंशन। ये तो बस एक एग्जाम्पल था, ऐसे कई सारे इन्वेस्टमेंट आप करने जा रहे हो जिसमें बहुत छोटे छोटे रिस्क हैं जिसको हम बेयर कर सकते हैं, या फिर कोई ऐसा बहुत बड़ा रिस्क है जिसका होने का चांसेस बहुत ही कम है, CIT बाउंड्री से लो में है, ठीक है, उसको हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसको बोला जाता है रिस्क रिटेंशन, ठीक है। अगर वो रिस्क आए, इधर वो रिस्क आया लेकिन हम लोग को ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, या फिर वो रिस्क आने का बहुत कम चांसेस है, आएगा तो नुकसान बहुत होगा, लेकिन अगर नहीं आया तो हम लोग का प्रॉफिट रिड्यूस नहीं होगा। मैंने हमेशा कहा है रिस्क रिटेंशन और रिस्क एक्सेप्टेंस, रिस्क बियरिंग ऑलवेज रिजल्ट इनटू हायर प्रॉफिट, बिकॉज इसमें आपको आज कुछ भी कॉस्ट इनकर करना नहीं पड़ रहा है,
ठीक है। और उसके लिए कुछ ऑर्गेनाइजेशन क्या करते हैं, अगर छोटे छोटे रिस्क है तो वहाँ वो लोग क्या करते हैं, एक फंड क्रिएट कर लेते हैं, इंश्योरेंस फंड भी क्रिएट की जाती है, सेल्फ इंश्योरेंस फंड, ठीक है। कहीं हम प्रीमियम देने नहीं जा रहे हैं, अपने ही हम अपने रिजर्व में थोड़ा सा रख ले, जैसे कि बैड डेब्ट्स के लिए हम लोग प्रोविजन क्रिएट कर लेते हैं, रिजर्व्स क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। तो छोटे छोटे जो रिस्क है जिसका हमें लॉस ज़्यादा नहीं होने वाला है, उसके लिए हम खुद से ही इंश्योरेंस फंड क्रिएट कर लेते हैं। सो अभी ऐसा है कि हम क्रेडिट में नहीं देंगे, पैसा डूब जाएगा, तो उसके लिए प्रोविज़न क्रिएट कर लो। दिस इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ रिस्क रिटेंशन और एक्सेप्टेंस और बियरिंग। ऐसा तो आप नहीं बोल सकते मैं सेल ही करना छोड़ दूंगी, बिकॉज रिस्क है, डेटर में पैसा डूब भी सकता है, क्रेडिट में अगर हम सेल करते हैं, इसका मतलब ये तो नहीं ना सेल ही बंद कर दियो, ओनली कैश सेल करे, क्योंकि क्रेडिट का ज़माना है, चलता ही है ना। तो ये होता है रिस्क रिटेंशन। आप लोग एक प्रोविज़न क्रिएट कर लो, खुद का सेल्फ इंश्योरेंस फंड क्रिएट कर लो, बट आपको ये सारी चीज़ें करने के लिए प्रॉपर आइडिया होना चाहिए। एंड आइडिया अबाउट व्हाट? आइडिया अबाउट योर कैश फ्लो। आपका कैश फ्लो सिचुएशन क्या है, आपका इनफ्लो क्या है, आप लोग मीट कर पाओगे या नहीं कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन को, ठीक है। आपका सेल कैसा है ना, सेल्स आपका कैसा है, ये सारी चीज़ों का आपके पास एक प्रॉपर आइडिया होना चाहिए, सो दैट यू कैन एक्सेप्ट द रिस्क, ठीक है। डैमेजेस अगर होगा तो कितना होगा, अगर आपको फ्यूचर नहीं पता चला तो आप पास्ट डाटा को रिफ़र कर सकते हो कि पास्ट में ऐसा ऐसा हुआ था, 10 साल 15 साल का डेटा लेके आप एनालिसिस कर सकते हो। उसके बाद ही हम लोग रिस्क रिटेंशन का स्टेप ले सकते हैं, अगर हमारे पास प्रॉपर आइडिया हो, प्रॉपर डेटा हो कि हाँ मेरा सेल्स इतना है ना, मेरा डैमेजेस इतना हो सकता है अगर ये रिस्क आता है, तो प्रॉपर प्रोजेक्शन होना चाहिए, हमको पता होना चाहिए, आइडिया होना चाहिए कि हाँ इतना चीज़ हो सकता है। अभी कोई चीज़ के बारे में पता ही नहीं है तो उस केस में रिस्क रिटेंशन हार्मफुल हो सकता है, अगर वो रिस्क आ गया तो आपको दिक्कत हो सकती है। लेकिन अगर प्रॉपर आइडिया है, छोटे मोटे रिस्क हैं या फिर बहुत बड़ा रिस्क है जिसका होने का चांसेस बहुत ज़्यादा कम है, उस केस में हम लोग सेल्फ इंश्योरेंस फंड क्रिएट करके रिस्क को रिटेन कर सकते हैं। क्लियर हुआ रिस्क रिटेंशन? कोसो फ्रेमवर्क के बाद आपको रिस्क रिटेंशन दी गई है, आप लोग उसको रीड कर लेना, ओके। एकदम से यही चीज़ें, इससे अलावा आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। इसके बाद आइए रिस्क अवॉइडेंस पे। रिस्क अवॉइडेंस क्या बोलता है? रिस्क अवॉइडेंस बोलता है नॉट टू अंडरटेक ए प्रोजेक्ट एट ऑल। हाँ, आप कोई भी प्रोजेक्ट को लो ही मत, दैट इज रिस्क अवॉइडेंस। और रिस्क विड्रॉ भी बोलते हैं, कुछ लोग रिस्क विड्रॉ भी बोलते हैं कि आपके बुक में रिस्क अवॉइडेंस है। लेकिन इससे क्या होगा, देखो फॉर एग्जांपल आपको पता चला बैंक लेंडिंग रिस्की है, ठीक है। आपका एसेट, आपका जो लोन है वो एनपीए हो सकता है, नॉन परफॉर्मिंग अकाउंट हो सकता है आपका अकाउंट। तो अगर आपको रिस्की लग रहा है तो आप लेंड ही मत करो, दैट इज रिस्क अवॉइडेंस। बेस्ट एग्जांपल, आपको लगा कोई इन्वेस्टमेंट पे रिस्क है, आपने वो इन्वेस्टमेंट किया ही नहीं, अवॉइड कर दिया, दैट इज रिस्क अवॉइडेंस। सिंपल लैंग्वेज में कोई भी इन्वेस्टमेंट अगर आपको रिस्की लग रहा है, आपका एपिटाइट नहीं है उसको बेयर करने का, तो आपने उसको अवॉइड कर दिया, ठीक है। आपका रिस्क एपिटाइट से हाई है उसका रिस्क, आपका रिस्क एपिटाइट है 8% 10%, लेकिन उसका रिस्क है 12%, तो आप लोगों ने उसको अवॉइड कर दिया, ठीक है। सिंपली दैट इज रिस्क अवॉइडेंस। लेकिन इसका जो इम्पैक्ट है वो क्या हो सकता है फ्रेंड्स? एक तो पॉजिटिव हो सकता है, एक तो नेगेटिव हो सकता है। अब पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है कोई चीज़ का, कि आपका जो एक्टिविटी है, बिजनेस है, वो जीरो रिस्क पे आ गया, है ना, कोई भी रिस्क ही नहीं रहा ना, टेंशन फ्री होके सो जाओ। लेकिन आपका नेगेटिव इम्पैक्ट भी है, बिकॉज आपने सुना है नो रिस्क नो रिटर्न। अगर आप ऐसे सोच सोच के कोई भी इन्वेस्टमेंट को एक्सेप्ट ही नहीं करोगे, अगर आप हर चीज़ को बस अवॉइड करते जाओगे, कोई भी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करोगे, तो आपका बिजनेस को भी तो एक पोटेंशियल प्रॉफिट चाहिए ना सस्टेन करने के लिए, है ना। आपका बिजनेस का ग्रोथ कैसे होगा? प्रॉफिट कहीं ना कहीं आपका रिड्यूस हो जाएगा, और जो कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा डैमेजिंग साबित होगा, क्योंकि बिजनेस में लॉसेस आएंगे। आप कोई भी इन्वेस्टमेंट को अगर एक्सेप्ट ही नहीं करोगे ड्यू टू छोटा मोटा रिस्क, अगर आप बस अवॉइड करते जाओगे, तो फिर आपको दिक्कत होगा। पोटेंशियल प्रॉफिट जो ज़रूरत होती है एक बिजनेस को सस्टेन करने के लिए, वो आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि आप कहीं पे इन्वेस्ट ही नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो ये कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट है, लेकिन पॉजिटिव भी है। सो हर एक चीज़ को मिला करके हम रिस्क को मिटिगेट कर सकते हैं, कोई एक स्ट्रैटेजी नहीं अपना सकते। थोड़े बहुत रिस्क है, रिस्क रिटेंशन कर लो, बहुत ज़्यादा लग रहा है रिस्क को अवॉइड कर लो, और अगर शेयर हो सकता है तो रिस्क को शेयर कर लो, समझ रहे हो। अगर हम रिड्यूस कर सकते हैं तो रिड्यूस भी करेंगे, समझ में आ रहा है। अभी आइए रिस्क रिडक्शन पे। रिस्क रिडक्शन क्या होता है फ्रेंड्स? रिड्यूसिंग द सीवियरिटी ऑफ इम्पैक्ट ऑफ ए रिस्क, ठीक है। अगर कोई रिस्क का इम्पैक्ट 10% होने वाला था, तो हम उसको रिड्यूस करके 5% 4% तक ला सकते हैं। इसको बोलते हैं रिस्क रिडक्शन। रिस्क को कम करना, रिस्क कैन बी ऑप्टिमाइज्ड, हम उसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं।
अब कैसे ऑप्टिमाइज करेंगे, उसको बैलेंस करेंगे, नेगेटिव इम्पैक्ट जो उसका होगा एंड बेनिफिट फ्रॉम अंडरटेकिंग द एक्टिविटी, उसको हम लोग क्या बैलेंस करेंगे। अगर कोई प्रोजेक्ट का रिस्क 10% है लेकिन रिटर्न 12% मिल रहा है तो 2% तो प्रॉफिट हो रहा है ना हम लोग को, अगर वो रिस्क इनकर हो भी जाता है, क्योंकि रिस्क आएगा नहीं आएगा तो कंफर्म नहीं ना, अनसर्टेन होता है रिस्क। अगर आ भी गया देन ऑल्सो 2% प्रॉफिट है, तो रिड्यूस कर सकते हैं, उस तरीके से उसको बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, देखो फॉर एग्जांपल जैसे मैंने प्रीवियस एग्जांपल में बोला बैंक लैंडिंग रिस्क है तो मत दो, दैट इज रिस्क अवॉइडेंस। लेकिन इस केस में रिस्क रिडक्शन में हम लोग क्या कर सकते हैं, बैंक लैंडिंग रिस्क है नो डाउट, हम लोग क्या करेंगे, लैंड कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या करो, एक लोन का एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हो। डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो ऑलवेज रिजल्ट इनटू रिडक्शन ऑफ रिस्क, उससे आपका रिस्क रिड्यूस हो सकता है। या फिर आप क्या कर सकते हो, कोई स्टाफ अच्छा अपॉइंट कर सकते हो, है ना। आपके स्टाफ लोग जो भी हैं वो लोग को क्या कर सकते हो, वो लोग प्रॉपर रिकवरी के लिए फॉलो अप करेंगे। ठीक है, या फिर आप रिकवरी को आउटसोर्स कर सकते हो, जो लोग बहुत पोटेंशियल है उनको आउटसोर्स कर सकते हो, तो जो कि आपका लोन दिए हो तो उसको वो लोग प्रॉपरली रिकवर कर सके। समझ रहे हो, तो इसको बोलते हैं रिस्क रिडक्शन। तो वो लोग रिकवर कर लेंगे, इसका एश्योरेंस वो दे देंगे हमको, और उनको जो कॉस्ट हम लोग देंगे उसके बदले वो कहीं ना कहीं कम होगा एज कंपेरिजन टू योर रिस्क। अगर आपका रिस्क 10 लाख का है तो उनका कॉस्ट 2-3 लाख का होगा, तभी आप 7 लाख प्रॉफिट में रहोगे। समझ रहे हो रिस्क रिडक्शन क्या है, क्लियर हुआ। सो रिस्क रिटेंशन, अवॉइडेंस, रिडक्शन, क्लियर हुआ। देन कमिंग इनटू रिस्क शेयरिंग। फ्रेंड्स अभी शेयरिंग क्या होता है, शेयरिंग इज द बर्डन ऑफ लॉस और गेन फ्रॉम ए रिस्क विथ अदर पार्टीज। ठीक है, कोई भी आपका फाइनेंशियल लॉसेस हो रहा है या फिर गेन ऑफ रिस्क है, कुछ भी है फ्रॉम ए प्रोजेक्ट, ठीक है, जो कि आप एस्टिमेट करो, उसको आप थर्ड पार्टी के साथ अगर शेयर करने जा रहे हो उसको हम लोग बोलेंगे रिस्क शेयरिंग। अब ये कैसे होता है, आप गारंटी ले सकते हो, ऑब्टेन गारंटी फ्रॉम क्रेडिट गारंटी ऑर्गेनाइजेशन, है ना, जो लोग क्रेडिट को गारंटी कर सके वैसे ऑर्गेनाइजेशन से आप लोग गारंटी ले लो, तो अगर कोई रिस्क आता है तो वो ऑर्गेनाइजेशन बियर करेगा, है ना। या फिर 50-50 ले लो तो वो 50 बियर करेगा, आप 50 बियर करोगे, तो इसको बोलते हैं रिस्क शेयरिंग, कि आप लोग एक दूसरे के साथ शेयर करो। जैसे कि रिस्क पूलिंग, बेस्ट एग्जांपल इज रिस्क पूलिंग, जैसे हम लोग पूल करते हैं, दैट इज द रिस्क शेयरिंग। ओके, सो दिस इज द 4 वेज और 4 स्ट्रैटेजीज ऑफ रिस्क मैनेजमेंट बोल सकते हो, वेज ऑफ मिटिगेटिंग रिस्क बोल सकते हो, या फिर अगर आपको इस पर शॉर्ट नोट्स आता है तो आई होप आप लोग अभी इसको अच्छे से लिख पाएंगे। आपके बुक में ओनली रिस्क रिडक्शन एंड रिस्क रिटेंशन दिया है, अवॉइडेंस एंड शेयरिंग फर्स्ट पेज में जो थोड़ा सा था वही दिया है, बट यू मस्ट हैव नो, अगर आप रिस्क मैनेजमेंट पढ़ रहे हो तो ये 4 थिंग जो है आपको आना चाहिए, इसीलिए मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया। ओके, नाउ कम टू द बुक, आपका जो कोसो फ्रेमवर्क है वो पढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आपके बुक में रिस्क रिटेंशन दी गई है, उसके बाद रिस्क रिडक्शन दी गई है नीचे, तो आप लोग इसको एक बार रीड कर लेना, आई होप आप लोग को समझ आ जाएगा, नहीं आएगा तो मुझे कमेंट करना, मैं फिर से आपको बुक से एक्सप्लेन कर दूंगी। ओके, अभी आइए आप लोग कोसो ERM फ्रेमवर्क में। ठीक है, ये क्या है देखो, मैं आपको कॉपी में कुछ डायग्राम बना के बताऊंगी, उसके बाद हम लोग बुक रीड करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, कोसो फ्रेमवर्क क्या है, देखिए आपका जो एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट है फ्रेंड्स, वो आया था आपका 2002 में। ठीक है, कुछ स्कैम्स एंड कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होने के बाद एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी जो है वो लाई गई थी 2002 में, और जब ये स्ट्रैटेजी आई तब क्या हुआ, एक कमीशन फॉर्म किया गया। ठीक है, इस कमीशन को बोला जाता है ट्रेडवे कमीशन। ठीक है, एक ट्रेडवे कमीशन फॉर्म किया गया था, और ये ट्रेडवे का मीनिंग क्या है पता है, आगे का रास्ता बताना, ट्रेड द वे। ठीक है, कि आगे क्या करना है बताओ। ये कमीशन फॉर्म की गई कुछ मेंबर्स को लेके, और इस कमीशन के अंदर एक कमेटी फॉर्म की गई। ठीक है, और उस कमेटी को बोला जाता है कोसो कमेटी। ठीक है, एक कमेटी फॉर्म किया गया, उसको बोलेंगे हम लोग कोसो कमेटी। और वो कमेटी क्यों फॉर्म की गई फ्रेंड्स, वो कमेटी फॉर्म की गई टू क्रिएट गाइडलाइंस टू सेटअप स्टैंडर्ड्स ऑफ ERM। ठीक है, एक गाइडलाइन क्रिएट करना कि एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट कैसे होगा, उसके लिए एक स्टैंडर्ड सेट करना, एक गाइडलाइन सेट करना, ताकि सब कोई उसको फॉलो कर सके, एंड दैट मस्ट बी यूनिवर्सल, वो यूनिवर्सल होना चाहिए। उसके लिए एक कमेटी फॉर्म की गई, जैसे हम लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेट करते हैं, इंडेस सेट करते हैं, गवर्नमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेट की गई, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड सेट करते हैं, वैसे ही ERM के लिए एक स्टैंडर्ड सेट करना कि इसके स्टेप्स क्या होंगे,
इसके मतलब प्रोसेस क्या होंगे, ईआरएम प्रोसेस मैंने बताया ना, प्रोसेस क्या होगा इसका, ठीक है, ये कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होगा। तो इसके लिए गाइडलाइंस, एक प्रॉपर स्टैंडर्ड बनाने के लिए एक कमेटी फॉर्म की गई, उसको हम लोग बोलते हैं कोसो कमेटी, ठीक है। ये था इसका फंडामेंटल कि ऐसा क्यों आया था। अब देखो बुक में आपको एक डायग्राम मिलेगा, ठीक है, और जो कि बहुत किचपिच डायग्राम है, उसमें बहुत कुछ लिखा है और उसके बारे में कुछ बुक में एक्सप्लेन नहीं किया। दैट इज़ द ड्रॉबैक ऑफ द बुक की, कुछ एक्सप्लेन नहीं करता है तो स्टूडेंट समझेंगे कहाँ से बाबा, ठीक है। तो बुक में आपको ये चीज़ दी गई है, ऐसे कुछ फ्रेमवर्क मिलेगा। बोलोगे मैम ये तो आप इतने शॉर्ट में लिखती हो, बुक में तो कुछ ऐसा नहीं दिया है, ऐसा ही दिया है, ओके। देखो ये जो कोसो फ्रेमवर्क है, इसमें क्या दिया गया ना, पूरे ईआरएम के बारे में दी गई, एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट को एक ग्राफ में वो डाल दिया है, ओके। ये जो ऊपर है ना फ्रेंड्स, इसमें आपको ईआरएम का ऑब्जेक्टिव दिया है, ठीक है, स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव, कंप्लायंस ऑब्जेक्टिव और दो क्या क्या है पता नहीं, बुक में है। तो यहाँ पे आपको दिया गया है 4 ऑब्जेक्टिव के बारे में। यहाँ पे आपको दिया है एप्लीकेबिलिटी ऑफ ईआरएम के बारे में। एप्लीकेबिलिटी क्या है कि ईआरएम विल बी एप्लीकेबल टू ऑल दी सब्सिडियरीज, बिजनेस यूनिट्स, डिविजन्स, जितने भी हैं, ओके, जितने भी हैं सारे डिविजन्स को, सारे सब्सिडियरीज को, सारे बिजनेस यूनिट्स को, ऑल द लेवल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जितने भी लेवल्स है, टॉप, मिडिल, लो, ठीक है, सबको एप्लीकेबल होगा। ये चीज़ बताता है एप्लीकेबिलिटी ऑफ ईआरएम। और जो मिड में जो आपको 7 पॉइंट दी गई है, दैट इज द ईआरएम प्रोसेस, ओके, वो बताता है आपको ईआरएम प्रोसेस के बारे में। और वो प्रोसेस क्या है फ्रेंड्स, IOERRCIM, आपको याद करना है IOERRCIM। इसके बारे में बुक में कुछ नहीं दिया है, ये IOERRCIM क्या है नहीं दिया है, इसका बस हेडिंग दिया है। अगर आप लोग चाहो तो ओनली हेडिंग लिख सकते हो। और हेडिंग में क्या क्या है, आई में आपका इंटरनल एनवायरनमेंट, देन आपका ऑब्जेक्टिव है, ई फॉर इवेंट आइडेंटिफिकेशन है, देन रिस्क असेसमेंट है, रिस्क रिस्पॉन्स है, कंट्रोल एक्टिविटीज़ है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन है, एंड मॉनिटरिंग है, ठीक है। तो ये 8 चीज़ें आपको बुक में दी गई है, ओनली लाइन वाइज दे दी है कि हाँ ये चीज़ें ईआरएम प्रोसेस में होती है। लेकिन ये क्या होता है, मैं एक छोटा सा ओवरव्यू देना चाहूँगी। अगर आप लोग को स्किप करना है वीडियो तो आप स्किप करके आगे जा सकते हैं, और अगर प्रॉपर नॉलेज चाहिए कि ये चीज़ें क्यों है तो आप 5 मिनट का वीडियो देख सकते हैं। सुनिए, इंटरनल एनवायरनमेंट क्या है फ्रेंड्स। इंटरनल एनवायरनमेंट का चेक करना मीन्स क्या है, वो क्या करता है ना, ऑर्गेनाइजेशन का आप लोग एनालिसिस करोगे इंटरनल एनवायरनमेंट। अब इंटरनल एनवायरनमेंट क्या है, आपके एम्प्लॉयज़ लोग का एपिटाइट, उनका नॉलेज, उनका टोन पता चलता है कि आपके एम्प्लॉयज़, आपके जो वर्कर्स हैं वो कहाँ तक काम कर सकते हैं, कहाँ तक एक्सेप्ट कर सकते हैं कोई चीज़ को। ऐसा नहीं ना कि आप लोग ईआरएम का कोई भी स्ट्रैटेजी बना दिए और वो लोग उसको एक्सेप्ट कर लें, क्योंकि कंट्रोल तो उनको ही करनी है ना, एट द एंड एक्टिविटी तो वो करेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर काम थोड़ी करेंगे, बस स्ट्रैटेजी फॉर्म करेंगे, एट द एंड वर्क उनको करना है, ओके। तो क्या करना है कि ऐसे स्ट्रैटेजी फॉर्म करना है जो कि वो लोग एक्सेप्ट कर सके। तो पहले आपको इंटरनल एनवायरनमेंट चेक करना पड़ेगा, क्योंकि इम्प्लीमेंट जो करेंगे वो हमेशा लोअर लेवल इम्प्लीमेंट करता है, आप बस स्ट्रैटेजी फॉर्म करेंगे मैनेजरियल लेवल में बैठ के, ठीक है। तो उनसे क्या, उनका टोन और बिहेवियर पता चलता है। अब जब आइडेंटिफाई हो जाएगा, आपका इंटरनल एनवायरनमेंट को पता चल जाएगा, उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे, ठीक है। हम लोग ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे। ऑब्जेक्टिव सेट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स, इवेंट को आइडेंटिफाई करेंगे। लाइक कौन कौन सा इवेंट है। अब कोई इवेंट का रिस्की इवेंट भी हो सकता है, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ वाले इवेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। अब रिस्की इवेंट का हम लोग रिस्क एक्सेप्ट कर सकते हैं या नहीं, रिडक्शन कर सकते हैं या नहीं, या फिर अवॉइड करना है, वो हम लोग डिसाइड करेंगे। कितने अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे, कितने फ़ायदे होंगे उस इवेंट से, वो देखेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, इवेंट को आइडेंटिफाई करेंगे। पहले तो हम लोग इंटरनल एनवायरनमेंट को देखें, ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्टिविटी, उसके बाद हम लोग क्या किए फ्रेंड्स, इवेंट आइडेंटिफाई किए। उसके बाद हम लोग का काम है रिस्क को एसेस करना, ओके। अब आप बोलोगे मैम रिस्क एसेस कैसे होगा। रिस्क एसेस करने का एक तरीका आपको बुक में नेक्स्ट पेज में दिया है, वार, ओके, वैल्यू एट रिस्क। रिस्क को इवालुएट करना, आपका कितना रिस्क है एंड वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्ट क्या है, उसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आता है रिस्क ऑफ वैल्यू, इसको बोलते हैं रिस्क एसेसमेंट, ठीक है। और इसके और 2 तरीके भी होते हैं फ्रेंड्स, 2 बेसिस पे आप लोग कर सकते हो। एक होता है आपका इनहेरेंट बेसिस, ओके, एक होता है आपका इनहेरेंट बेसिस और एक होता है आपका रेसिडुअल बेसिस, ठीक है। देखो रिस्क को कैसे एसेस करोगे। अभी इनहेरेंट क्या होते हैं ना, कुछ चीज़ें जो इनहेरेंट इन नेचर, मतलब वो होगा ही होगा। फॉर एग्जांपल आप लोग कार खरीदे तो
एक्सीडेंट इज द रिस्क जो कि इनहेरेंट है, आप कितना भी सेफ्टी ले लो एक्सीडेंट होगा ही होगा, कुछ डैमेजेस होंगे ही होंगे, दैट इज इनहेरेंट इन नेचर। ओके, तो आप कोई भी प्रोजेक्ट को जब इन्वेस्ट करने जा रहे हो, कोई भी इवेंट को जब आइडेंटिफाई कर रहे हो, उसमें आप लोग को ये देखना है कि इनहेरेंट रिस्क क्या है और रेसिडुअल रिस्क क्या है। तो एट फर्स्ट आप कोई भी न्यू प्रोजेक्ट लोगे तो आपको तो पहले इनहेरेंट रिस्क ही देखना पड़ेगा ना, क्योंकि न्यू प्रोजेक्ट के बारे में हमको पहले से कुछ पता नहीं होगा। ओके, तो आप देखोगे कि कौन कौन सा रिस्क इनहेरेंट है। जब एक बार एक्सेप्ट कर लोगे उसके बाद आप लोग रेसिडुअल रिस्क में जा सकते हो कि आफ्टर ऑब्टेनिंग ऑल द कंट्रोल्स, सब कुछ करने के बाद क्या रेसिड्यू रह जाता है, कुछ और रिस्क बच जाता है। ठीक है, तो रिस्क को दो पार्ट में आप लोग एक्सेस कर सकते हो। पहले तो आप वैल्यू ऑफ रिस्क निकाल सकते हो, उसका वैल्यू क्या है, कितना हम लोग को बियर करना पड़ सकता है। उसके बाद आप इनहेरेंट और रेसिडुअल बेसिस पे रिस्क को एसेस कर सकते हो। उसके बाद है आपका रिस्क को रिस्पॉन्स करना। अब रिस्पॉन्स करने के लिए आपको स्ट्रैटेजी चाहिए, और ये स्ट्रैटेजी क्या है जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी, जो अभी हम लोग पहले पढ़ के आए। मैंने पहले इसीलिए बताया ताकि आपको ये जो कोसो ग्राफ है वो आपको समझ में आए। ठीक है, ऐसे रिस्क रिस्पॉन्स स्ट्रैटेजी आपको पता चल गया क्या क्या था, रिटेंशन था, शेयरिंग था, बेयरिंग था एंड अवॉइडेंस था। ठीक है, इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, रिस्क को रिस्पॉन्स कर सकते हैं। अगर रिस्क आया तो इनहेरेंट रिस्क है तो कैसे करेंगे, रेसिडुअल है तो कैसे करेंगे, अगर कैटास्ट्रोफिक इफेक्ट वगैरह है तो उसको अवॉइड करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपका जो नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स वो है आपका कंट्रोलिंग एक्टिविटीज़। अब कंट्रोलिंग एक्टिविटीज़ कौन करेगा, आप तो ठहरे मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट। ओके, आप लोग अभी क्या करेंगे, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देंगे। किसको देंगे, आपके एम्प्लॉयज़ लोग को देंगे। ओके, अब एम्प्लॉयज़ लोग को क्यों देंगे फ्रेंड्स, बिकॉज मैनेजमेंट कुछ प्लान स्ट्रैटेजी फॉर्म करता है। अगर मैनेजमेंट ही उसको इम्प्लीमेंट कर सके तो फिर तो एम्प्लॉय है वो तो मैनेजमेंट के लेवल में आके बैठ जाते हैं ना, वो लोग एम्प्लॉय रह के क्यों रहते, फिर तो बहुत सुपर पावर है। पहले हम लोग डिसाइड कर लिए कि हाँ ये स्ट्रैटेजी है, अब इस स्ट्रैटेजी को हमको कंट्रोलिंग एक्टिविटी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जो मैनेजमेंट है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, इनको कंट्रोलिंग एक्टिविटी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब कंट्रोलिंग एक्टिविटी में कन्वर्ट करने के बाद हम लोग जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देंगे कि आपको ये एरिया देखना है, आपको ये देखना है, आपको ये देखना है, आपको ये देखना है। एंड अगर वो लोग अपना काम सही से कर ले देन हम लोग एश्योर हो जाएं कि हाँ अगर ये सारे काम सही से हुआ तो हम लोग का जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो जाएगा, दैट इज़ द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड कॉम्पिटिटिव इन द इंडस्ट्री। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कंट्रोलिंग एक्टिविटी, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना सारे इंडिविजुअल में। सो कंट्रोलिंग एक्टिविटी इज नथिंग बट सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़, आप बोल सकते हो सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़, इजीली होगा समझने में। ओके, उसके बाद सिक्स्थ में जो है फ्रेंड्स वो है आपका इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन। अभी प्रॉपरली इन्फॉर्मेशन का जो जरिया है, आप लोग प्रॉपर कम्युनिकेशन करोगे, मिसकम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए, बहुत ईजी है। उसके बाद है मॉनिटरिंग। ये सारा काम होने के बाद आप लोग बैठ के मॉनिटर करोगे कि हमने जो स्ट्रैटेजी फॉर्म किया था, जो कंट्रोलिंग एक्टिविटी हमने बनाया, सबको जो हम लोग क्या किए, सेग्रीगेशन किए ड्यूटीज़, वो सारे काम सही से हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। रिस्क मिटिगेशन स्ट्रैटेजी बनाया, अब वो प्रॉफिटेबल हो रहे हैं या नहीं, वैल्यू दे रहे हैं या नहीं, वो सारी चीज़ें चेक करना। क्लियर है, तो आई होप आपको जो ERM प्रोसेस है वो समझ में आया होगा, एंड बुक में जो IOERR CIM दिया है वो आपको समझ में आया होगा। ओके गाइस, तो क्या था, पहले आप इंटरनल एनवायरनमेंट को चेक करो, उसके बाद ऑब्जेक्टिविटी को देखो, उसके बाद क्या करो, इवेंट आइडेंटिफाई करो, देन रिस्क असेसमेंट करो, रिस्क रिस्पॉन्स करो, कंट्रोलिंग एक्टिविटीज़ बनाओ, सेग्रीगेट करो, उसके बाद क्या करो, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन एंड देन मॉनिटरिंग। ठीक है, आपको ये 8 स्टेप याद हो गए हैं, लिख पाएंगे, अभी कोसोग्राफ एग्जाम में आए तो आप लोग बना पाएंगे। क्लियर है, इसके बाद आते हैं बुक में क्या दिया है देखो। सो ये जो कोसो फ्रेमवर्क है गाइस, ये आप एक बार बुक से अच्छे से रीड कर लेना। ओके, ये पूरा ग्राफ अगर आप एग्जाम में बना पाओ तो बहुत अच्छा रहेगा, और अभी तो इजी हो जाएगा आप लोग को। देखो यहाँ पे जो है दिया गया है सब्सिडियरी, बिजनेस यूनिट्स, डिवीज़न एंड एंटिटी लेवल, अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे आपको 8 स्टेप दिया है। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव दिया है, स्ट्रैटेजिक, ऑपरेशन, और क्या है, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव, कंप्लायंस ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव है, ये इसका एप्लीकेबिलिटी है, एंड दिस इज द ERM प्रोसेस, तो इसको बोलते हैं कोसो फ्रेमवर्क। ओके, एंड कोसो का फुल फॉर्म क्या है फ्रेंड्स, मैंने बताया नहीं, कमीशन ऑफ स्पॉन्सरिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ट्रेडवे कमीशन। ओके, तो ये फुल फॉर्म शॉर्ट जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है उसमें आ सकता है, यू नेवर नो एग्जाम में क्या डालेगा, तो एक बार इसको आप रीड करेंगे समझ में आ जाएगा। फाइन, इसके बाद नेक्स्ट पेज में फ्रेंड्स आपका रिस्क रिटेंशन एंड रिस्क रिडक्शन। ओके, तो इसको भी रीड कर लेना, मैंने बता दिया है अच्छे से। इसके बाद आपका एक छोटा सा टॉपिक है, दैट इज़ द मिटिगेशन स्ट्रैटेजी।
ओके, मिटिगेशन स्ट्रैटेजी, देखो मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, एक तो बुक में कुछ चीज़ सही से दिया नहीं है। ओके, मिटिगेशन स्ट्रैटेजी क्या है, सुनो। मिटिगेशन स्ट्रैटेजी तो 4 तरीका है, रिटेंशन, अवॉइडेंस, आपका और क्या था, शेयरिंग और बियरिंग, जो भी था। ओके, लेकिन यहाँ पे जो मिटिगेटिंग स्ट्रैटेजी दी गई है ये डिजास्टर के केस में दी गई है। ओके, कि अगर कोई डिजास्टर आता है तो उसको हम लोग कैसे मिटिगेट करेंगे, उस स्ट्रैटेजी को यहाँ पे मिटिगेशन स्ट्रैटेजी बोला गया है। फाइन, तो यहाँ पे जो ट्रेनिंग स्ट्रैटेजी है, इसके नीचे और एक है ट्रेनिंग स्ट्रैटेजी। ओके, मिटिगेशन स्ट्रैटेजी एंड ट्रेनिंग स्ट्रैटेजी, ये डिजास्टर को लेके बोला गया है। तो सुनो क्या दिया है, आप रीड कर लेना, मैं बता दे रही हूँ। ये बोलता है कि आपको प्रॉपर विज़न होना चाहिए। ओके, अगर कोई डिजास्टर आने वाला है तो कैसे करके रिलीफ दी जाएगी, सोसाइटी का यहाँ पे आपको हेल्प चाहिए, कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट चाहिए आपको हेल्प करने के लिए। ओके, वही चीज़ के बारे में बोला गया है। The plans recognize the fact that effective community involvement and public awareness can largely minimize the impact of disaster. Okay, community-based mitigation strategies strengthen and stabilize the efforts of the administration. ये सारी चीज़ों के बारे में दी गई है। तो आपको मेनली क्या करना है, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए आपके पास एक एक्शन प्लान होना चाहिए, पब्लिक अवेयरनेस आपको क्रिएट करना चाहिए। ठीक है, और जो ये ट्रेनिंग स्ट्रैटेजी, इसमें क्या बोला गया है कि जो पंचायत लेवल है, लोकल बॉडीज़ हैं, ठीक है, उनका आप लोग हेल्प ले सकते हो। आपके पास से क्या होना चाहिए, चार्ट होना चाहिए, चेकलिस्ट प्रिपेयर कर लो कि अगर डिजास्टर आती है तो कैसे उसको मीट करेंगे, कैसे साथों साथ रिलीफ दी जाएगी, ऑर्गेनाइजेशन को कैसे उससे हैम्पर ना हो। ठीक है, आपका सोसाइटी हैम्पर नहीं होगा तो आप हैम्पर नहीं होगे। तो उसके बारे में यहाँ पे दी गई है मिटिगेशन स्ट्रैटेजी एंड ट्रेनिंग स्ट्रैटेजी ओनली रिलेटेड टू डिजास्टर। बहुत ईजी लैंग्वेज में है, एक बार रीड कर लेना आप लोग। ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट पेज में है फ्रेंड्स, दैट इज़ योर कम्युनिटी बेस्ड प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, कैसे प्रिपेयर करना है ये चीज़ दिया गया है थोड़ा बहुत, वही ट्रेनिंग स्ट्रैटेजी में दी गई है। दैट इज़ देख लो एक बार, असेसमेंट ऑफ रिस्क एंड वल्नरेबिलिटी, आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी रिसोर्सेज, रिसोर्स क्या क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी रिसोर्सेज, रिटर्न एज ए सिंपल कॉन्सेप्ट, चेकलिस्ट प्रिपेयर करना, पंचायत, लोकल बॉडी, ठीक है, ये सब का आप हेल्प ले सकते हो। ठीक है, दिस इज पॉसिबल ओनली विद द कंक्रीटेड एफर्ट एंड कंटिन्यूस पॉलिसी एट द टॉप लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो डिजास्टर को मैनेज कैसे की जाती है उसके बारे में दी गई है। उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है, दैट इज ज्योग्राफिक इन्फॉर्मेशन सिस्टम। अब ज्योग्राफिक इन्फॉर्मेशन सिस्टम क्या है मैम, देखो ये भी डिजास्टर रिलेटेड ही है कि आपको प्रॉपर आइडिया होना चाहिए, आप एक मैप क्रिएट कर लो दैट अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन जिधर भी है, अगर कोई डिजास्टर आती है तो कौन कौन सा जोन ज़्यादा इम्पैक्ट होगा। ओके, जो रिस्की जोन है, कहाँ पे कम इम्पैक्ट होगा, कहाँ पे ज़्यादा इम्पैक्ट होगा, वो आप पहले से आइडेंटिफाई करके रख लो। दैट इज ज्योग्राफिकल इन्फॉर्मेशन सिस्टम। ओके, सो दैट क्या होगा, अगर डिजास्टर आती है तो रिलीफ जो है, ठीक है, सर्च एंड रिलीफ ऑपरेशन जो होता है वो आप साथों साथ उस एरिया में एग्जीक्यूट कर सको, पहले से प्रॉपर प्लानिंग किए रहो। ठीक है, वही बारे में यहाँ पे दी गई है। डिटर्मिनेशन ऑफ हैजर्डियस जोन एंड फॉर द लाइकली इफेक्ट ड्यूरिंग डिजास्टर। ठीक है, कौन कौन सा जोन में ज़्यादा इफेक्ट हो सकता है वो सारा पहले से आइडेंटिफाई करके रखना इज द ज्योग्राफिकल इन्फॉर्मेशन सिस्टम। क्लियर है। इसके बाद एक टॉपिक है वैल्यूएट रिस्क। ओके, ये सब छोटा छोटा टॉपिक है, रीड करोगे समझ में आ जाएगा, इसीलिए मैं ज़्यादा एफर्ट नहीं लगा रही इस पर। ओके, वैल्यूएट रिस्क क्या है फ्रेंड्स, वैल्यूएट रिस्क ना एक फाइनेंशियल मेजर है। ठीक है, टू इवैल्यूएट द रिस्क, एक रिस्क को इवैल्यूएट करने का एक फाइनेंशियल मेजर है दैट वेदर द प्रोजेक्ट इज रिस्की और प्रोजेक्ट इज नॉट रिस्की, और है तो कितना रिस्की है, प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। जैसे हम लोग इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न होता है ना, IRR देख के हम पता करते हैं प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करे या नहीं करे, वैसे ही वैल्यूएट रिस्क भी एक फाइनेंशियल मेजर है। फाइन, अभी वैल्यू ऑफ रिस्क बहुत टाइप के हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म वैल्यूएट रिस्क, मार्जिनल वैल्यूएट रिस्क, फैक्टर वैल्यूएट रिस्क एंड शॉक वैल्यूएट रिस्क। 4 टाइप के वैल्यूएट रिस्क होते हैं, बुक में दिया है, आप लोग एक बार फैक्टर, शॉक, ठीक है, ये एक बार टाइप्स ऑफ वैल्यूएट रिस्क पढ़ लेना। ये आपको कहाँ पे दे सकता है पता है, जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन होता है ना उसमें आपको दे सकता है ये टाइप्स ऑफ जो है ना, मतलब व्हिच इज़ नॉट अ टाइप ऑफ वैल्यू ऑफ रिस्क। 4 ऑप्शन देगा, एक मिसिंग होगा, 4 दे देगा, उसमें से 3 ओरिजिनल मतलब जो राइट कंटेंट होगा, एक नहीं होगा, तो आपको वहाँ पे आइडेंटिफाई करना पड़ सकता है। ओके, तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। एंड इसका वोलेटिलिटी जो डिसाइड करते हैं उसका फॉर्मूला क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन इनटू वैल्यू ऑफ स्टॉक। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर आप रिस्क को मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यू ऑफ स्टॉक के साथ तो क्या आएगा, आपका वैल्यू एट रिस्क कैलकुलेट हो जाएगा। ओके, और अगर वैल्यू एट रिस्क अगर 0 है, अगर उसका वैल्यू 0 आया, देन द प्रोजेक्ट आपको ना लॉस देगा ना प्रॉफिट देगा। ओके, लॉस भी नहीं देगा, प्रॉफिट भी नहीं देगा,
जीरो पे रहेगा। लेकिन अगर वैल्यू एट रिस्क नेगेटिव आता है देन हाई प्रॉफिटेबिलिटी है, पॉजिटिव है तो हाई रिस्क है। क्लियर है? जीरो है तो नो प्रॉफिट नो लॉस, नेगेटिव है तो प्रॉफिटेबिलिटी, पॉजिटिव है तो लॉस होगा। ठीक है, तो यही टोटल आपको वैल्यू एट रिस्क में दी गई है, इससे ज़्यादा कुछ है भी नहीं इसमें। इसके बाद बुक में आपको दी गई है वेजल नॉर्म्स। ठीक है, बैंकिंग इंडस्ट्री में कैसे करके वैल्यू होता है रिस्क, उसके 3 नॉर्म्स हैं, वेजल 1, वेजल 2 एंड वेजल 3। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम में अगर थ्योरी आता है ये कॉर्पोरेट मैनेजमेंट से तो इस पार्ट से 1-2 बार पूछी गई है। ओके, तो इसको हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे कवर अप करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आराम से पढ़िए, आराम से हो जाएगा। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा है। ठीक है, ध्यान रखिए अपना एंड बी फोकस्ड, बी डेडिकेटेड। डेडिकेशन रहेगा, कॉन्फिडेंस रहेगा तो रिजल्ट मस्ट आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।